Hello everyone. I hope you all are good. Our today's topic is demographic conditions and occupational structures. These two topics are related to the population. इसलिए हम इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ कवर करेंगे. इससे पहले हम कवर कर चुके हैं बाकी के टॉपिक्स. लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड. एंड नाउ जो ये सब इनमें जो असर हुआ या इनका जो कंडीशन थी उसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन थी उसके ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, इसमें हम वही डिस्कस करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डेमोग्राफिक प्रोफाइल से लेकर के. डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब क्या होता है कि कितने लोग हैं, कितनी एज है, उनकी इनकम, उनके ऑक्यूपेशन, उनके जेंडर, एजुकेशन, या कौन सी जगह पर वो लोग रहते हैं, या किस में काम करते हैं. दैट इज़ डेमोग्राफिक प्रोफाइल. सो हेयर वी स्टार्ट. द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल सजेस्टेड ऑल द फीचर्स ऑफ द बैकवर्ड इकोनॉमी. जितने भी डेमोग्राफिक कंडीशंस थी या फीचर्स थे वो सारे के सारे क्या दिखाते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी. वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन वॉज फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू द सेंसस. और सारी डिटेल्स जो थी सबसे पहले कलेक्ट की गई 1881 में, जो फर्स्ट सेंसस हुई थी. बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. 1921 से पहले आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फेज था इंडिया का. उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, 1921 से के बाद स्टार्ट हुआ. हावेवर नाइदर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नोर द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रो. इस टाइम पीरियड में 1881 से लेकर के 1921 के बीच में ना तो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो हुई और ना ही जो ग्रोथ रेट थी, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो बढ़ी. ना वो ज़्यादा थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा थी, या ना पॉपुलेशन बढ़ी और ना ही ग्रोथ बढ़ी हमारे इंडिया की. बट द ईयर 1921 इज़ डिस्क्राइब एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. 1921 को का जो ईयर था उसको हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जानते हैं. क्यों? क्योंकि 1921 के बाद में पॉपुलेशन लगातार कॉन्टीन्यूसली ग्रो होने लगी. 1921 1911 से 1921 के बीच जो 10 ईयर्स के बाद में हमारा सेंसस कंडक्ट किया जाता है. तो 1921 का सेंसस पहला ऐसा सेंसस था जिसमें जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुआ था, कम हुई थी. उसके पीछे बहुत सारे कारण थे. वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, बहुत सारे फेमिन भी आए थे और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हुई थी जिसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन थी वो कम हो गई थी. लेकिन 1921 के बाद में कॉन्टीन्यूसली जो हमारी जो जनसंख्या थी वो बढ़ी और आज बढ़ती ही जा रही है. और एक ऐसा टाइम आ गया है अब कि हमारी जो जनसंख्या है पूरी वर्ल्ड की जनसंख्या को पीछे छोड़ते हुए फर्स्ट पोजीशन पे कभी भी आ सकती हैं. ओके, तो आगे चलते हैं. जो डेमोग्राफिक कंडीशंस थी वो कैसी थी. ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन 16%. जो ओवरऑल लिटरेसी लेवल कितना था, 16% था. और अभी 2011 के सेंसस के हिसाब से कितना है, 74.04% है जो इंडिया का लिटरेसी लेवल है. और फीमेल लिटरेसी लेवल कितना था, 7%. ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था. मोर्टेलिटी रेट मीन्स क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ जो बच्चे होते हैं वो जन्म लेने के 1 साल के अंदर क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं. मीन्स कि वो अपना 1 साल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. मोर्टेलिटी रेट वॉज 218 पर 1000. जो मोर्टेलिटी रेट कितनी थी, 218 थी 1000 में से. मतलब कि 1000 बच्चे जन्म लेते थे उसमें से 218 मर जाते थे. उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, या फिर फूड एडिक्वेट फूड नहीं मिलता था उनको, न्यूट्रिशन नहीं मिलता था. तो बहुत सारे कारण थे. और प्रेजेंट रेट क्या है, 44 जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज ऑल्सो वेरी लो. जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि एक आदमी एवरेज कितनी एज तक जिएगा, वो बहुत कम थी. कितनी थी, 32 ईयर्स थी. और आज के टाइम पे कितनी है, 68 ईयर्स है. एक्सटेंसिव पॉवर्टी वॉज प्रेजेंट. बहुत ज़्यादा मात्रा में गरीबी, सब जगह पर गरीबी ही गरीबी थी, क्योंकि लोगों के पास में बेसिक लिवलीहुड नहीं था, या वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे. 70 to 75% लोग जो थे
तो उनके पास में लिवलीहुड नहीं था अदर देन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर की हम हालत देख चुके हैं कैसी थी। आगे देखते हैं हम, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वर आइदर अवेलेबल टू लार्ज चंक्स ऑफ पॉपुलेशन और वर हाईली इनएडिक्वेट व्हेन अवेलेबल। जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो या तो अवेलेबल नहीं होती थी, और अगर होती थी तो बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए थोड़ी सी पब्लिक फैसिलिटी होती थी। या फिर ऐसे कह सकते हो जैसे जनसंख्या रह रही है यहाँ पर 10 लाख की और उसमें सिर्फ एक हॉस्पिटल हो, तो उससे किसी का भी काम नहीं होगा, मीन्स कि वो ना के बराबर होगी। वाटर एंड एयरबोर्न डिजीज वर रैम्पेंट। जो पानी और हवा से जो बीमारियां फैलती थी वो एक आम बात थी कि जो इनसे बीमारियां फैल रही थी, दैट इज़ नॉर्मल। तो लोग जो थे वो बीमार हो रहे थे, और ये भी एक कारण था जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है वो हाई होने का। इसी वजह से फिर बाद में जो होते थे, एक एक घर में कई कई बच्चे पैदा होते थे, और उनमें से क्या होता था, उनमें से तो कई तो मर जाते थे, यही सोच करके कि अगर बीमार हो गए तो बच्चे किस लिए पैदा होते थे, ज़्यादा किस लिए करते थे कि अगर 10 बच्चे होंगे 2-4 मर भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी एक कारण होता था। ओके, ड्यू टू हेल्थ लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑल्सो। अब नेक्स्ट देखते हम कि जो जनसंख्या थी अब वो काम क्या करती थी, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, या फिर जो महिलाएं जो पुरुष होते थे वो काम क्या करते थे, मैन वुमेन जो भी काम करते थे वो उनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, कहाँ पर काम करते थे, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी सेक्टर में कहाँ पर काम करते थे। देखते हैं, बाय ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वी मीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑफ द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया शोड लिटिल साइन ऑफ द चेंज। अब जो लोग थे वो कहाँ पर काम करते थे, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग सेक्टर्स में काम करते थे कॉलोनियल टाइम पीरियड में। किस तरीके से, द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम करते थे, 70 to 75% इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे लोग, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10% लोग काम करते थे, सर्विस सेक्टर में 15 to 20% काम करते थे। रीजनल डिस्पैरिटीज़ वर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फीचर, रीजनल डिस्पैरिटी भी एक इम्पोर्टेंट फीचर था उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी में। रीजनल डिस्पैरिटीज़ क्या होती हैं, जैसे कि जैसे अगर आप एग्जांपल लो यूपी और बिहार, यूपी बिहार या फिर बिहार एंड हरियाणा का, तो क्या होता है एक एरिया, या नहीं यूपी का ही एग्जांपल लेते हैं हम, जो यूपी है उसमें जो वेस्टर्न यूपी है वो ज़्यादा डेवलप है, जो बुंदेलखंड का जो एरिया है वहाँ पर डेवलपमेंट कम है। उसके कई कारण हैं, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम डेवलप्ड है, या फिर जो अदर फैसिलिटीज़ है वो कम है लोगों के पास में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, देयर वॉज अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द वर्क फोर्स ऑन द एग्रीकल्चर इन द पार्ट्स ऑफ देन मद्रास प्रेसिडेंसी। जो और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो वर्क फोर्स थी उसका एग्रीकल्चरल कुछ एक ऐसी जगह भी थी जहाँ पर एग्रीकल्चरल सेक्टर पर लोगों का डिपेंडेंसी नहीं थी, या फिर वो लोग वहाँ से हटने लगे थे, कहीं और काम करने लगे थे। जैसे फॉर एग्जांपल मद्रास प्रेसिडेंसी में, जो आज प्रेजेंट डे जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका, वहाँ के लोग, और महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर, लोग जो थे वो एग्रीकल्चर को छोड़ करके मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे थे। उसके पीछे कारण क्या था, वहाँ पर बहुत सारी मिलें इस्टेब्लिश की गई थी, बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वो इस्टेब्लिश करी गई थी, मिल्स थी बड़ी बड़ी, तो वहाँ पर काम करने के लिए वर्क फोर्स की ज़रूरत थी। तो लोग जो थे वो, एग्रीकल्चर तो अनसर्टेन होती है, तो लोग जो थे वो इनकम के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में या सर्विस सेक्टर में जाने लगे थे। देयर वॉज एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्क फोर्स इन एग्रीकल्चर, और कुछ एक ऐसे एरिया भी थे जहाँ पर जो वर्क फोर्स थी वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी इंक्रीज़ हो रही थी। फॉर एग्जांपल उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब, ये वो एरियाज़ थी जहाँ पर लोग जो थे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में वर्किंग में ज़्यादा आ रहे थे। कारण क्या था, वहाँ पर जो कैनाल इरीगेशन सिस्टम था उसको डेवलप किया जा रहा था। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक जो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड डेमोग्राफिक कंडीशन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में,
जो होगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।